नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे सार्वभौमिक विद्या यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने पिछली कक्षा में वर्ण विचार के बारे में जाना था। हिंदी व्याकरण की का जो सबसे बेसिक कह सकते हो, जैसे आधारभूत आप टॉपिक कह सकते हो, वो हमने लिया था। तो वर्ण के बारे में हमने थोड़ा बहुत जान लिया है। तो अब आगे हम शब्द विचार के बारे में, शब्दों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आज जो अपना टॉपिक है वो रहेगा शब्द विचार। तो शब्द विचार में आप सब जानते हैं, वर्णों के बारे में अपन ने जाना था कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, आपको पता है भाषा की जो सबसे छोटी इकाई थी उसे ध्वनि कहते हैं। और इसी ध्वनि का जो लिखित रूप होता है उसको क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ये दोनों चीजें आप अच्छे से जान चुके हो। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई वो बोलने के हिसाब से ध्वनि होती है, और लिखित रूप में उसको क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और यही जो वर्ण होते हैं, ये वर्ण जब इन वर्णों के मेल से दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो सार्थक ध्वनि बनती है उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है। सार्थक का मतलब होता है भाषा की ऐसी इकाई जिसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। जैसे आप कुछ भी बोल रहे हो, आपने दो वर्ण है, वर्ण ले लिए, एक वर्ण आपने ले लिया क और दूसरा आपने ले लिया ल। अब ये जो क और ल दोनों जब तक अलग है तब तक इनका किसी प्रकार से कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जैसे आप इनको दोनों को जोड़ेंगे, जब आप जोड़ेंगे इनको, इनके साथ में ये व्यंजन है, व्यंजन के साथ में अ जुड़ जाएगा और इसके साथ भी अ प्लस हो जाएगा दोनों में, तो ये शब्द बन जाएगा कल। अब ये शब्द सुन के जो हिंदी जानता है जो व्यक्ति, उसके दिमाग में कोई ना कोई चित्र अवश्य बनता है कि कल का अर्थ क्या होता है। कल का मतलब जो आने वाला दिन होता है या जो बीत चुका है उसको क्या कहते हैं, कल। तो ये क्या बन गया, शब्द। शब्द किसे कहते हैं उसकी परिभाषा भी अपन लिख देते हैं। वर्णों के मेल से बनी सार्थक इकाई, वर्णों के मेल से बनी जो सार्थक इकाई होती है उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो शब्द की परिभाषा सीधी सी है कि जो दो वर्ण होते हैं, दो वर्णों के मिलने से सार्थक, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। केवल जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया, या मैंने लिख दिया ये क च ट प, है ना। अब ये भले चार अक्षर का है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये शब्द है, इसको आप शब्द नहीं कह सकते, ये शब्द नहीं है। जब वर्ण जब मिलते हैं, मिलने के बाद में उनका कुछ न कुछ सार्थक अर्थ होना चाहिए। जब उसका अर्थ निकलता है, कुछ न कुछ भाषा में उसका प्रयोग होता है, तभी वो क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। तो ये आप लिख लें, और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो या वीडियो को पुश करके बीच में पॉज करके आराम से आप इसको देख सकते हैं। आगे अपन देखते हैं ये जो शब्द है ये कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में अपन जानेंगे। शब्दों के प्रकार, शब्दों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो मुख्य रूप से चार प्रकार से किया जाता है। शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का जो वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से चार प्रकार से किया जाता है। पहला होता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा होता है प्रयोग के आधार पर, तीसरा होता है अर्थ के आधार पर, चौथा है रचना के आधार पर। तो ये चार प्रकार होते हैं शब्दों का जो वर्गीकरण किया जाता है। मुख्य रूप से हिंदी में कितने प्रकार से किया जाता है, चार प्रकार से किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और रचना, इसको इसके साथ इसको बनावट भी कहते हैं।
बनावट, रचना या बनावट के आधार पर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार में किया गया है। उत्पत्ति का मतलब होता है शब्दों की जब उत्पत्ति होती है तो उत्पत्ति कहाँ से होती है, उस उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले अपन उत्पत्ति का देखते हैं। तो उत्पत्ति में अपने को पता है हिंदी की जो जननी भाषा है वो कौन सी है, संस्कृत है। तो संस्कृत से आए हुए जो शब्द होते हैं उनको हिंदी में क्या कहते हैं, तत्सम। क्या कहते हैं, तत्सम। और हिंदी के अपने जो शब्द, हालांकि ये भी संस्कृत के होते हैं, लेकिन इनका रूप बिगड़ जाता है। बिगड़ा हुआ रूप जब हिंदी में काम में लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तद्भव। क्या कहते हैं, तद्भव। और उसके बाद में जो तीसरा इसका प्रकार है वो है आपके देशज, और चौथा जो प्रकार है उसे कहते हैं विदेशज। उत्पत्ति का मतलब इनकी उत्पत्ति, इनका मूल उद्गम कहाँ से उत्पत्ति हुई है। तो हिंदी में जिस 4 प्रकार के शब्द प्रयोग में किए जाते हैं, सबसे पहले है तत्सम। तत्सम का मतलब संस्कृत के वे शब्द, परिभाषा में आपको नहीं लिखाऊंगा, आप खुद समझने का प्रयास करें। यदि लिखना भी चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में प्रयोग हूबहू, जैसे संस्कृत में इनका जिस तरीके से प्रयोग होता था उसी तरीके से हिंदी में प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। और दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वो होते हैं संस्कृत के वे शब्द जो कई रूपों में बिगड़ करके, कई रूपों में बिगड़ने के बाद में हिंदी में उनको काम लिया जाने लगा। कहने का मतलब संस्कृत के शब्द बोलने में थोड़े क्लिष्ट होते थे, तो कुछ शब्द तो संस्कृत के ऐसे जो क्लिष्ट कम थे तो उनको सीधा हिंदी ने अपने अंदर ले लिया, तो उनको तो कहते हैं तत्सम। कुछ शब्द ऐसे थे जिनको बोलना बहुत ज्यादा कठिन था, तो लोगों ने अपनी जुबान की या जीवा की सुविधा के हिसाब से उन शब्दों का रूप चेंज कर दिया। जैसे अपन बोलते हैं अग्नि। अग्नि वैसे संस्कृत का शब्द है, हिंदी में भी काम में लिया जाता है, लेकिन इस अग्नि का जो रूप है वो धीरे धीरे बदलते बदलते क्या हो गया, आग हो गया। क्या हो गया, आग। तो वो कौन सा हो जाएगा, तद्भव। कहने का मतलब तद्भव शब्द किसे कहेंगे, ऐसे शब्द जो संस्कृत से होते हुए और उनका जो बिगड़ा हुआ रूप है वो हिंदी में काम में लिया जाता है, उन्हें क्या कहेंगे, तद्भव। तो इनकी उत्पत्ति कहाँ से है, हालांकि दोनों की उत्पत्ति संस्कृत से है, लेकिन ये सेम टू सेम मूल रूप में हिंदी में ले लिए गए और ये बिगड़े हुए रूप में लिए गए, इसलिए इसको तद्भव कहा जाता है। फिर आते हैं देशज। देशज शब्द वो होते हैं जो स्थानीय भाषाओं के होते हैं। जो स्थानीय भाषाएं होती है, हमारे भारत में बहुत सारे राज्य हैं, तो उनकी जो स्थानीय भाषाएं हैं, उनकी स्थानीय भाषाओं के कुछ ऐसे शब्द जो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, फेमस प्रसिद्ध होने की वजह से वो संपूर्ण भारतवर्ष में उनका उपयोग किया जाने लगा। तो ऐसे शब्द क्या कहे जाएंगे, देशज। और एक होते हैं विदेशज। विदेशज का मतलब हो गया ऐसे शब्द जो विदेशी है, अपने यहाँ भारत के नहीं है, अन्य देशों के हैं, जैसे अंग्रेजों के हैं, अरबी फारसी के शब्द है, चाइना के शब्द है, तुर्की के शब्द है, अलग अलग भाषाओं के, जो दूसरी भाषाओं के ऐसे शब्द जो हिंदी में प्रयोग में लिए जाते हैं, पुर्तगाली शब्द है। तो ये जो इन दूसरी भाषाओं के जितने भी शब्द हिंदी में प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, विदेशज। तो ये हो गया आपके उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। और उसके बाद में इसके बाद में ये है आपके प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विकारी शब्द, इनको अपन विस्तृत पढ़ेंगे, अभी आप हल्का हल्का इनको देख लें, समझ लें। और दूसरे होते हैं अविकारी। विकारी और अविकारी, ये 2 प्रयोग के आधार पर हिंदी में जो प्रयोग में लिए जाने वाले शब्द है उसमें केवल 2 ही प्रकार होते हैं शब्दों के, विकारी और अविकारी। अब ये जो विकार शब्द है ये बहुत लोगों के विकार करता है, बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये विकारी चीज है क्या। तो ये समझने वाली बात है। विकार का मतलब होता है बदलाव। विकार का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में बदलाव, उसे विकार कहते हैं। इसको अपन विस्तृत पढ़ेंगे। और अविकारी, इनके भी अलग अलग भाग है, इनको अपन बाद में जब इनका पढ़ेंगे, इनके बारे में प्रयोग के आधार पर, तब उनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। अभी आप इतना ही काफी है। उसके बाद में है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार आप सब जानते हैं। एक होता है समानार्थी, जिसे आप लोग क्या कहते हो, पर्यायवाची। क्या कहते हैं, पर्यायवाची। एक होता है एकार्थक। एकार्थक का मतलब होता है जिसका केवल एक ही अर्थ हो। कितने अर्थ हो, एक होता है अनेकार्थक। और एक इसका चौथा प्रकार होता है विपरीतार्थक। विपरीतार्थक का मतलब होता है विलोम शब्द। क्या होता है, तो ये अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार है। कितने प्रकार है, 4 प्रकार है। समानार्थी, जिसको आप लोग क्या कहते हैं,
पर्यायवाची शब्द कहते हैं एकार्थक, एक ही अर्थ होता है जिस शब्द का अनेकार्थक, अनेक अर्थ होते हैं। विपरीतार्थक का मतलब होता है विलोम शब्द। तो ये चार प्रकार तो हैं। समानार्थी का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जिनके एक एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, समानार्थी। बिल्कुल एक सेम टू सेम मिलते जुलते जो शब्द होते हैं वो पर्यायवाची होते हैं। एकार्थक का मतलब ऐसे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, दुनिया में उनका एकमात्र एक ही अर्थ होता है और कोई दूसरा अर्थ नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पे आप कह दो सूर्य, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो सार्वभौमिक सत्य है। हमारे चैनल का भी नाम है सार्वभौमिक विद्या। तो जो सार्वभौमिक तथ्य वाली जो चीजें हैं या जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो केवल दुनिया में एक है, जो केवल दुनिया में एक है, ऐसे शब्द क्या कहे जाएंगे, एकार्थक। और अनेकार्थक का मतलब ऐसा शब्द, शब्द तो एक है लेकिन उसके अनेक अर्थ है, प्रयोग के आधार पर उसका अलग अलग प्रयोग किया जाता है। और विपरीतार्थक बहुत अच्छे से आप लोग जानते हो, पहली दूसरी तीसरी चौथी क्लास से आपने विलोम शब्द पढ़े होंगे, जो उल्टे शब्द होते हैं जिनको विपरीतार्थक कहते हैं। तो ये होते हैं आपके अर्थ के आधार पर। अब अपने लास्ट में रह गया थोड़ा रचना या बनावट के आधार पर, तो उसको मैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेवें या इसको पोज करके बीच में से लिख लेवें। मैं इसको मिटा रहा हूँ और उसके बाद में अपनी रचना के आधार पर है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, इसलिए इसको मिटा रहा हूँ। चौथा प्रकार रह गया आपने रचना के आधार पर। तो पहले आपको ये वर्गीकरण बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए वर्गीकरण के आधार पर, क्योंकि जो आपको प्रश्न पूछा जाएगा उसमें साफ दिया रहेगा कि रचना के आधार पर प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रयोग के आधार पर पूछा जा रहा है, अर्थ के आधार पर पूछा जा रहा है, किस आधार पर आपको पूछा जा रहा है। तो अभी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं ये रचना या बनावट के आधार। तो रचना या बनावट के आधार पर तीन प्रकार है। कितने प्रकार है, तीन प्रकार। कितने प्रकार है, तीन प्रकार है। तो जो सबसे पहला है उसे कहते हैं रूढ़ शब्द। क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। दूसरा है उसे कहते हैं यौगिक शब्द। और जो तीसरा है उसे कहते हैं योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द। तीन प्रकार है रचना या बनावट के आधार पर। रूढ़ शब्द का मतलब होता है ऐसा शब्द जिसके और टुकड़े, दो टुकड़े, मतलब वो है तो वैसे सार्थक है लेकिन उसके दो सार्थक टुकड़े नहीं किए। अगर आप उसका टुकड़ा करोगे तो दोनों के दोनों टुकड़े सार्थक नहीं होंगे। यानी मूल रूप से मूल जो शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं, जिनमें किसी भी शब्दों का मिश्रण नहीं है, अपने आप में वो मूल है, यूनिक है। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द का मतलब होता है ये जो रूढ़ शब्द है, दो या दो से अधिक जो रूढ़ शब्द होते हैं वो मिलकर के किन शब्दों का निर्माण करते हैं, यौगिक शब्दों का। यानी दो रूढ़ शब्द जब मिलते हैं तो कैसा शब्द बन जाता है, यौगिक शब्द। और ये जो योग रूढ़ है ये भी एक तरीके का यौगिक शब्द ही होता है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो तीसरा अर्थ निकाला जाता है। तीसरा अर्थ का मतलब है, जैसे उदाहरण के तौर पे आप लेना चाहो तो आप जैसे बोलते हो, जैसे अगर रूढ़ शब्द की अपन बात करें तो मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाना चाहूँ तो ये है 10। 10 एक संख्या है। 10 एक क्या है, संख्या, अपने आप में यूनिक है। 10 का मतलब 10 ही होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। तो ये रूढ़ शब्द है। लेकिन जैसे मैंने लिख दिया, यहां लिख दिया 10 हाथ। क्या लिख दिया मैंने, 10 हाथ। अब ये दो शब्दों से मिलकर बना 10 और हाथ, यानी हाथों की संख्या के बारे में बताया जा रहा है। तो ये शब्द कैसा कहा जाएगा, यौगिक शब्द। कैसा शब्द कहा जाएगा, यौगिक। ये समझने के आधार पर आपको बता रहा हूं। अब जैसे योग रूढ़ है तो आप एक शब्द देखते हो दशानन। दशानन का मतलब होता है, इस शब्द को जब आप तोड़ोगे तो उसका होता है 10 प्लस आनंद। 10 प्लस आनंद। तो दशानन का मतलब होता है, सामान्य अर्थ आप निकालोगे तो इसका अर्थ ये निकलता है 10 सिर वाला। 10 सिर वाला। लेकिन हमने इसका एक विशेष अर्थ बना रखा है और उसका अर्थ होता है, दशानन का मतलब क्या होता है, रावण। क्या होता है, रावण। कहने का मतलब आप अभी समास पढ़ेंगे तो समास में जो बहुब्रीहि समास होता है, जिसमें कहा जाता है कि उसमें दोनों अर्थ प्रदान नहीं होते हैं, तीसरा अर्थ प्रदान होता है। तो बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वो सारे के सारे किस प्रकार के शब्द होते हैं, योग रूढ़। योग रूढ़ का मतलब है कि हमने उन शब्दों का एक तीसरा अलग से अर्थ निकाल रखा है, उस वजह से वो क्या कहलाते हैं, योग रूढ़। तो ये आपके प्रकार थे। अब अपन इनको बारी बारी से देखेंगे। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, मैं इनको मिटा रहा हूं। अब इनको अपन बारी बारी से क्रम से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण है वो हम देख रहे हैं। या रचना या बनावट के आधार पर ले लेते हैं, रचना या बनावट। तो रचना या बनावट के आधार पर अभी हमने देखा है
हमने जब भी वर्गीकरण किया है रचना और बनावट का, अभी अपन देखा है 3 प्रकार थे। रूढ़ शब्द, दूसरा था यौगिक शब्द, और तीसरा था योग रूढ़। 3 प्रकार हमने देखे हैं, अब इनको थोड़ा विस्तृत देख लेते हैं। देखिए रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द, अगर आप परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं लिख लेता हूं, चलो यहाँ। ऐसे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े, जिसे आप खंड भी कहते हैं, खंड का मतलब जब हम ऐसे शब्द, इन शब्दों को जब तोड़ने का प्रयास करेंगे तो इनके जो टुकड़े होंगे वो सार्थक नहीं होंगे। छोटी सी परिभाषा लिखा रहा हूँ आपको, ज्यादा लंबी नहीं लिखा रहा हूँ, इतनी लिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यानी रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? हिंदी में जो रूढ़ शब्द होते हैं वो रचना या बनावट के आधार पर होते हैं। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते। सार्थक टुकड़े नहीं होने का मतलब है, जैसे उदाहरण के तौर पर आप कोई भी शब्द ले लो, जैसे हमने यहाँ ले लिया रात शब्द है, उदाहरण रात ले लिया, इसको आप अगर तोड़ेंगे तो रा प्लस त। जैसे आपने शब्द ले लिया दिन, दिन है तो दी प्लस न, संयोग है, संधि वगैरह नहीं है इसमें। तो यहाँ ये जो इन शब्दों को जब हमने तोड़ा, इनके यानी कि सार्थक हमने टुकड़े किए, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रा और त दोनों ऐसे शब्द हैं जिनका सार्थक टुकड़े नहीं होंगे। नहीं होने का मतलब इनका कोई अर्थ नहीं है किसी प्रकार का। दोनों शब्द, इस शब्द को जब हम, शब्दों को जब हमने तोड़ा है तो इनका कोई सार्थक टुकड़े है जो उन टुकड़ों का कोई सार्थक अर्थ नहीं है। तो ऐसे जितने भी शब्द होते हैं, बहुत सारे शब्द है, अगर डिटेल में लेकर के बैठ जाए तो शब्दों की कोई सीमा नहीं है। मैं केवल आपको बताऊंगा कि तरीका क्या है, बाकी अच्छी बुक ला करके गहन अध्ययन आपको करना है कि कौन से शब्द होते हैं। तो ऐसे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े नहीं होंगे, आप खुद समझ जाओ, खुद उसको तोड़ के देखना। जब भी परीक्षा में ऐसा कोई सवाल आता है तो आप उसको तोड़ सकते हो, उस शब्द को तोड़ने का प्रयास करो। यदि दोनों जो टुकड़े हैं उनका कोई सार्थक अर्थ है तो वो उसका प्रकार अलग होगा, लेकिन अगर दोनों खंडों के तोड़ने पर किसी प्रकार दोनों वर्ण हो रहे हैं या उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं है, तो इसका मतलब वो शब्द क्या है? रूढ़ शब्द। जो मूल शब्द होते हैं, यानी सबसे छोटे सार्थक शब्द यही होते हैं, सबसे छोटे सार्थक शब्द यही होते हैं, जो मूल शब्द होते हैं उनको रूढ़ शब्द कहते हैं। उसके बाद में दूसरा है आपके यौगिक शब्द। तो ये जो यौगिक शब्द है ये नहीं रूढ़ शब्दों से मिलकर बनते हैं। जो रूढ़ शब्द होते हैं वो जब आपस में मिलते हैं, यानी कि इसकी परिभाषा अगर आप लिखना चाहें, परिभाषा अगर इसकी भी परिभाषा लिखनी चाहें तो छोटी सी परिभाषा मैं आपको बता सकता हूं। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जिनके दोनों खंड, यानी कि दोनों टुकड़े, टुकड़े लिख सकते हो, आपको समझ में आना चाहिए, लिखो कुछ भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे शब्द जिनके दोनों खंड या उनके जब आप टुकड़े करोगे, दोनों खंड या टुकड़े सार्थक होंगे। पूरी परिभाषा नहीं लिखा रहा हूं आपको, केवल शॉर्ट में लिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ऐसे शब्द जिनके दोनों खंड सार्थक होंगे। सार्थक होने का मतलब जब आप ऐसे शब्दों को जब आप तोड़ते हैं तो उसके जो दोनों जो शब्द बनेंगे, जो खंड बनेंगे, जो टुकड़े बनेंगे, उन दोनों टुकड़ों का कुछ न कुछ अर्थ होगा, दोनों सार्थक होंगे। सार्थक अर्थ मतलब अर्थ वाले टुकड़े होंगे, इस तरह से नहीं होंगे। जैसे यहाँ आपने लिया, जैसे यहाँ आपने शब्द लिया रात, तो अपने यहाँ ले लेते हैं रात भर। क्या शब्द ले लिया आपने? रात भर। अब रात भर को जब आप तोड़ेंगे तो रात प्लस भर, रात और भर। तो आपको पता है रात और भर दोनों शब्द क्या है? सार्थक है। क्या है? सार्थक। जैसे आपने शब्द ले लिया शब्द ले लिया दिन महीने, तो इसको जब आप तोड़ेंगे तो दिन प्लस महीने, महीने का मतलब होता है मास। तो इनका कुछ न कुछ, जब आप इनके टुकड़े करेंगे तो टुकड़ों का कुछ न कुछ अर्थ होता है। जैसे आपने शब्द ले लिया कुछ भी ले सकते हो, दुनिया भर के शब्द होते हैं, इनकी कोई सीमा नहीं। उछल कूद, अब उछल कूद के आप दो टुकड़े करोगे तो उछल प्लस कूद। आपको पता है दोनों का अर्थ है, कूद का मतलब कूदना और उछल का मतलब क्या होता है? उछलना। तो इस तरीके से जितने भी ऐसे शब्द होते हैं
जिनके दो टुकड़े करने पर उनका सार्थक अर्थ होता है तो उनको क्या कहते हैं, यौगिक शब्द। क्या कहते हैं, यौगिक शब्द। तो ये अपन रचना या बनावट के आधार पर देख रहे हैं। अगला है आपके, या बॉर्डर ले लेता हूं थोड़ा ताकि आपको समझने में ठीक रहे। अगला है योग रूढ़। योग रूढ़ का मतलब ये ऐसे शब्द होते हैं जो होते तो यौगिक है, बिल्कुल इसके जैसे ही होंगे, होते क्या है, यौगिक होते हैं, लेकिन इनका अर्थ जनता की वजह से या जब लोग बोलते हैं किसी को विशेष अर्थ दे देते हैं, किसी को कुछ शब्दों को वो लोग जो विशेष अर्थ देते हैं वैसे जो शब्द होते हैं वो योग रूढ़ में आता है। यानी मैं आपको बता चुका हूं उसके बारे में, ये ऐसे शब्द है जिनका तीसरा अर्थ प्रदान होता है। तीसरा अर्थ का मतलब वास्तव में जो आपको उस शब्द का जो अर्थ निकलेगा वो वास्तव में उसका अर्थ नहीं होगा, उसका अलग ही अर्थ होता है जो वास्तव में उस शब्द में दिखाई नहीं देता है, केवल हमें पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हो किसी भी प्रकार का जो समास आप पढ़ रहे हो और आगे भी आप पढ़ेंगे जब समास के बारे में, तो जो बहुव्रीहि समास है उसके जितने भी उदाहरण होते हैं वो किसमें आते हैं, योग रूढ़ में। जैसे चतुर्भुज, महावीर, दशानन आप देख चुके हो, दशानन। उसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। तो यहां जैसे ये चतुर्भुज शब्द है, तो चतुर्भुज का मतलब अगर आप इसका सामान्य, जैसे ये पंकज, ठीक है ना, तो उसका सामान्य अर्थ अगर आप निकालेंगे तो चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, चतुर्भुज का मतलब होता है चार भुजाएं। ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी कितनी भुजाएं हो, चार भुजाएं हो, क्या हो, चार भुजाएं। तो ये जो चतुर्भुज है वैसे इसका सामान्य अर्थ तो ये निकलता है कि चार भुजाओं का मतलब चार भुजाओं वाला जो व्यक्ति होता है उसको चतुर्भुज कहते हैं। या मान लो चार भुजाओं वाला जो कोई जानवर वगैरह जो भी किसी के लिए भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन इसका सामान्य अर्थ ये होता है चार भुजाएं। क्या अर्थ होता है, लेकिन हमने इसका अर्थ क्या बना रखा है, इसका एक विशेष अर्थ बना रखा है। क्या बना रखा है, विशेष अर्थ। और ये शब्द हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, श्री विष्णु भगवान है उनके लिए ये शब्द हम प्रयोग करते हैं। महावीर, अब महावीर शब्द का सामान्य अर्थ ये होता है कि महान है जो वीर, यानी जो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही महान है उसके लिए कहा जाएगा महावीर। लेकिन हमने महावीर का क्या अर्थ निकाल रखा है, हनुमान जी, श्री हनुमान जी है उनको हम क्या कहते हैं, महावीर। दशानन का मतलब सामान्य अर्थ, इसका जो सामान्य अर्थ है वो क्या होता है, 10 प्लस आनंद। आनंद का मतलब होता है सिर, ऐसा व्यक्ति जिसके कितने सिर हो, 10। ऐसा व्यक्ति संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसका विशेष अर्थ निकाल रखा है। हम दशानन किसको कहते हैं, रावण को। अब जैसे पंकज, पंकज शब्द दिया हुआ है, तो पंकज, ये जो पंकज शब्द दिया हुआ है, पंक का मतलब होता है कीचड़। क्या होता है, कीचड़। और जय का मतलब होता है जन्मा हुआ, यानी कीचड़ में जन्मा हुआ। अब कीचड़ में जन्मा हुआ, कीचड़ में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे जानवर होते हैं, लेकिन हमने इस शब्द को विशेष शब्द दे रखा है। हम पंकज एक विशेष वस्तु के लिए या विशेष शब्द के लिए या विशेष उपमा के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो ये जो पंकज है, पंकज का मतलब होता है कमल। तो इस तरीके से आपके रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के तीन प्रकार है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। दुनिया भर के शब्द है, हर शब्द का वर्गीकरण यदि आप करना चाहो तो इन तीनों में बांट सकते हो। किसी भी प्रकार का कोई भी शब्द है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, यौगिक शब्द कौन से होते हैं और योग रूढ़ शब्द। अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आप किसी भी शब्द को देख करके उस आपको तय करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आपने पहला देखा रूढ़ शब्द परिभाषा मैंने आपको बिल्कुल छोटी लिखाई, ऐसे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े नहीं होंगे, मतलब इनके जो टुकड़े हैं वो सार्थक नहीं होंगे। जब आप इन ऐसे शब्दों को तोड़ेंगे तो उनके जो टुकड़े होंगे उनका कोई अर्थ नहीं होगा, तो वो होंगे रूढ़ शब्द। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने देखा रात दिन, ठीक है। जैसे और ले सकते हो आप घर, तो घर का मतलब ग प्लस र, ग और र दोनों ये वर्ण एक प्रकार के, इनका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब आप इसको जोड़ते हो तो इसका सार्थक अर्थ है। लेकिन यहाँ जब टुकड़े करेंगे तो कोई सार्थक अर्थ नहीं है। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जिनके दोनों जो टुकड़े होंगे उनका कोई अर्थ नहीं होगा, लेकिन यहाँ यौगिक शब्द इन्हीं रूढ़ शब्दों से मिलकर के बनते हैं। तो यहाँ जो दोनों खंड है, दोनों खंडों का कुछ न कुछ अर्थ होगा, दोनों सार्थक होंगे, यानी अर्थ के साथ में होंगे। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण देख लिए, रात भर, दिन, महीने, उछल कूद, और भी दुनिया भर के उदाहरण होते हैं। और योग रूढ़ का मतलब ये यौगिक होते हैं। अगर आपसे आजकल परीक्षाओं में क्या है, तथ्यात्मक सवाल भी पूछे जाते हैं। तथ्यात्मक सवाल का मतलब परिभाषा से संबंधित सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, पहले उदाहरण पूछे जाते थे। आजकल ये जो चीजें आपको बताई जा रही है, इनकी जो परिभाषा अब आपसे पूछा जा सकता है, क्या आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे 3-4, और इन रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्दों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उसमें ऑप्शन में दिया जा सकता है, क्या योग रूढ़ शब्द यौगिक भी होते हैं, क्या यौगिक शब्द योग रूढ़ भी होते हैं, क्या यौगिक शब्द रूढ़ शब्द भी होते हैं, क्या रूढ़ शब्द यौगिक शब्द होते हैं। तो यहाँ जैसे ये जो योग रूढ़ शब्द है ये वास्तव में यौगिक ही होते हैं। पहले ये यौगिक थे, लेकिन
जनता ने इनको विशेष शब्द दे दिया। जो लोग बोलचाल भाषा बोलते हैं उन्होंने इन शब्दों को क्या दे दिया, विशेष शब्द दे दिया। अब विशेष शब्द देने की वजह से क्या हो गया, ये शब्द क्या हो गए, योग रूढ़ हो गए। तो ये था आपके रचना या बनावट के आधार पर। अब आप इसको लिखना चाहें तो लिख लें या इसको पोज करके लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे अपन देखेंगे प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रकार। 4 प्रकार अपन ने देखे हैं, तो 2 अपन आज इस क्लास में देखेंगे और 2 अपन अगली क्लास में देखेंगे। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अगला जो हम देखने वाले हैं वो है प्रयोग के आधार पर। पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आए और किसी भी प्रकार की कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आए, कुछ भी चीज़ पूछनी हो तो हमने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है। उस चैनल पे हर वीडियो हम डालते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में नीचे जैसे आप वीडियो देखते हैं उससे नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, वहाँ जाकर के आप उस चैनल को बाय लिंक या लिंक के थ्रू हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप प्रयास करें, आप हमारे जो आपके जो मिलने वाले मित्र हैं उन्हें भी जोड़ने का प्रयास करें। तो आप अपनी समस्या हमारे सामने रख सकते हैं, मेरे विषय से संबंधित होगी तो मैं उसका जवाब दूंगा। उसके अलावा हमारी जितनी भी फैकल्टी है अलग अलग विषय की, उनसे संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको सूचना चाहिए, किसी भी चीज़ कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो आप हमें बाकायदा वहाँ चैनल पे आकर के कुछ भी पूछ सकते हैं। वो हमने केवल स्टूडेंट के लिए चैनल बनाया है, तो आप खुद भी जुड़े और बहुत सारे अपने साथियों को जोड़े ताकि उनको लाभ हो। अगला जो हम शब्द विचार में पढ़ने जा रहे हैं वर्गीकरण के अंतर्गत, वो पढ़ रहे हैं प्रयोग के आधार पर, यानी प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रकार। प्रयोग के आधार पर, अब प्रयोग के आधार पर इसका जो वर्गीकरण है वैसे अपन इसको छोटा छोटा देख चुके हैं मोटे मोटे तौर पे। एक तो था विकारी, विकारी शब्द, और दूसरा था अविकारी। तो एक है विकारी और एक है अविकारी। ये शब्द है ना, मैं भी जब तैयारी करता था तो ये शब्द मुझे बड़ी समस्या करते थे। मैं ये सोचता था कि यार ये विकारी और अविकारी है क्या, मतलब मुझे, आप मानोगे नहीं, मैंने आप ये समझ लो कि ग्रेजुएशन कर लिया और मैं जब बीएड कर रहा था तब तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि विकारी और अविकारी है क्या, क्योंकि कभी ध्यान से इस चीज में कभी ध्यान दिया नहीं। बाद में जब इसका गहन अध्ययन किया तो पता चला कि ये शब्द देखने में डरावने लगते हैं, वास्तव में इनका कोई ऐसा विशेष अर्थ नहीं है। विकार का मतलब होता है बदलाव होना, विकार का मतलब क्या होता है, बदलाव होना, ठीक है। और अविकारी का मतलब होता है बदलाव नहीं होना। तो अपन इसको अभी विस्तृत देखेंगे। तो ये जो विकारी होते हैं ये कौन कौन से होते हैं शब्द, कौन कौन से शब्द विकारी कहलाते हैं, कौन कौन से शब्द अविकारी कहलाते हैं। तो देखो ये है, ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो विकारी शब्द होते हैं वो होते हैं संज्ञा के। आप सब जानते हैं संज्ञा के बारे में, आपने कई बार पढ़ा भी होगा छोटी क्लासों में, सर्वनाम। और तीसरा प्रकार है इसका विशेषण, और चौथा जो अंतिम प्रकार है वो है आपका इसका क्रिया। तो ये आप सब जानते हो, सामान्य परिभाषा आपको सबको आती होगी। हालांकि आगे मैं आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये भी करवाऊंगा, जरूरी है, क्योंकि जब आप इन चीजों को जानोगे तभी आपको आगे वाले लेवल की जो भी चीज है वो ढंग से समझ में आएगी। और ये जो अविकारी है ये भी आपके 4 प्रकार के, क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, और चौथा और अंतिम है वो है विस्मय बोधक। तो ये प्रयोग के आधार पर शब्दों के 8 प्रकार है। तो पहले अपन विकारी शब्दों को देख लेते हैं, उसके बाद अपन अविकारी शब्दों को देखेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, लिखना चाहें। क्यों, आजकल आपको एक चीज मैं बता दूं, ये थ्योरी के जो सवाल है, नॉर्मल सवाल आपसे पूछ जा रहे, क्योंकि एग्जामिनर है वो परेशान हो गया आपको उदाहरण पूछते पूछते, ये विकारी शब्द है या नहीं, या विकारी शब्द है या नहीं। तो आजकल वो क्या करता है, सीधा जा रहा है, आपसे सीधा दे देगा कि निम्न में से कौन सा विकारी शब्द का प्रकार नहीं है, या निम्न में से प्रयोग के आधार पे कौन सा प्रकार नहीं है। संज्ञा दे दिया आपको, संबंध बोधक दे दिया, विशेषण दे दिया, क्रिया विशेषण दे दिया। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि, क्योंकि ये चीजें भी आपको ढंग से याद होनी चाहिए, बहुत अच्छे से होनी चाहिए। 4 प्रकार ये और 4 प्रकार ये, 8 प्रकार आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार, विकारी और अविकारी, और विकारी के फिर 4 प्रकार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और अविकारी के फिर 4 प्रकार, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। तो ये जो परिभाषाएं और ये जो प्रकार वगैरह होते हैं इनको बहुत अच्छे से आप याद करें, क्योंकि आजकल सवाल यहाँ से ज्यादा बन रहे हैं। तो अपन अभी देख लेते हैं। संज्ञा के बारे में आप सब जानते हो, किसी वस्तु
व्यक्ति या स्थान, जगह के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के जितने भी शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? विकारी। अब ये अपन थोड़ा देख लेते हैं ये जो विकारी और अविकारी क्या है। तो विकारी की अगर आप परिभाषा लिखना चाहो तो आप लिख लो, मैं आपको बोल के लिखवा देता हूँ, लिखना या संभव नहीं होगा, आगे जगह कम है तो मैं आपको बोल के लिखवा लेता हूँ। तो विकारी शब्द उन्हें कहते हैं ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक, जिन पर लिंग वचन और कारक के बदलने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, सॉरी प्रभाव पड़ता हो, ऐसे माफ करना मैं लिख लेता हूं, चलो ऐसे शब्द मिटा दूंगा बाद में वापस इसको। ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक काल आदि के बदलने का प्रभाव पड़ता हो, प्रभाव पड़ता हो। अब आगे मैं लिखाऊंगा नहीं आपको कि विकारी शब्द कहते हैं, ये आपको पता, आप खुद लिख सकते हैं। ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक काल आदि के बदलने का प्रभाव पड़ता हो, इसको मैं थोड़ी देर में बिठाने वाला हूँ। ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक काल आदि के बदलने का प्रभाव पड़ता हो। प्रभाव पड़ने का मतलब क्या है? यानी कि प्रभाव पड़ने का मतलब है कि ऐसे शब्द जो, यदि मान लो उस वाक्य में कोई वाक्य है, उस वाक्य में लिंग बदल रहा है, लिंग में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आप जानते हैं, वचन एक वचन बहुवचन, कारक के बारे में आप लोग जानते हैं, काल भूतकाल भविष्य काल या जो भी है, उन कालों के बदलने पर, यानी वाक्य अगर बदल रहा है, मान लो जैसे मान लो स्त्रीलिंग में लिखा हुआ वाक्य को अपन ने पुल्लिंग में लिख लिया, मान लो उसका जो कर्ता था वो पहले कोई लड़की थी, बाद में किसी लड़के को अपन ने वाक्य में कर्ता बना लिया, तो ऐसे शब्द जो बदल जाते हैं, जो बदलेंगे वो विकारी कहलाएंगे, और जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो नहीं बदलते वो क्या कहलाते हैं? अविकारी। तो आप इसकी परिभाषा शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक काल आदि के बदलने का प्रभाव पड़ता हो उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। तो इसे मैं मिटा देता हूं वापिस। यानी आपको समझ में आ गया होगा। अभी अपन उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे उदाहरण के रूप में अपन एक वाक्य ले लेते हैं, जैसे ये संज्ञा का है, तो संज्ञा का अपन एक उदाहरण ले लेते हैं। यहां पर ले लेते हैं, ये महिला जा रही है। आपने जैसे एक वाक्य ले लिया, महिला जा रही है, यहाँ जो महिला है वो क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। तो यहाँ महिला जा रही है, कौन सी संज्ञा है? आप जानते हैं, जातिवाचक संज्ञा है। महिला जा रही है। अब आपको कहा जाए कि इस वाक्य का लिंग परिवर्तन करो। लिंग परिवर्तन का मतलब ये स्त्रीलिंग में लिखा हुआ है, आपको किसमें लिखना है? पुल्लिंग में। तो आप ऐसे थोड़े लिखोगे महिला जा रहा है, ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? पुरुष जा रहा है। तो यहाँ देखो, जैसे ही आपको लिंग बदलने के लिए कहा गया, महिला की जगह आपको क्या लिखना पड़ा? पुरुष। यानी इस पर प्रभाव पड़ता है, इन शब्दों पर प्रभाव पड़ता है, लिंग का प्रभाव पड़ता है, वचन का प्रभाव पड़ता है। अब जैसे मान लो महिला है, एक महिला थी, महिला जा रही थी, एक महिला है, महिला जा रही है। अब जैसे आपको कहा जाए कि इसका वचन परिवर्तन करो, वचन का मतलब एक वचन को बहुवचन में लिखो, तो आप क्या लिखोगे? महिलाएं जा रही है। यहाँ देखिए, यहाँ आप देखेंगे यहाँ किसी प्रकार का कोई प्रभाव, मतलब बदलाव नहीं हुआ, यहाँ बदलाव नहीं हुआ। लेकिन जैसे मान लो, इसका मतलब यह है कि इस पर वचन बदलने का प्रभाव महिला शब्द पे नहीं पड़ रहा है, लेकिन लिंग बदलने के लिए जैसे कहा गया कि इसको स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में लिखो, तो ये बदलाव हो गया। कहने का मतलब ये है कि ऐसे शब्द जिन पर वचन लिंग कारक काल किसी का भी प्रभाव पड़ता है, तो वो शब्द क्या कहे जाएंगे? विकारी शब्द। ठीक है, तो ये अपन ने संज्ञा का एक उदाहरण देखा। इस मान लो एक आप उदाहरण ले लो और ले लेते हैं, इसमें घोड़ा तेज दौड़ता है। क्या उदाहरण ले लिया आपने? घोड़ा तेज दौड़ता है। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप इसका वचन परिवर्तन करें।
तो वचन परिवर्तन करने का मतलब आप ऐसे थोड़ा लिख दोगे कि घोड़ा, घोड़े की जगह लिख दो आप ये लिख दो, जैसे मान लो आपने लिख दिया घोड़ा तेज दौड़ते हैं, क्योंकि आप बहुवचन करोगे तो दौड़ता का क्या हो जाएगा, दौड़ते। तो यहाँ आप घोड़ा नहीं लिख सकते। कहने का मतलब घोड़ा शब्द पे आपने जब वचन परिवर्तन करोगे तो घोड़ा शब्द पे प्रभाव पड़ेगा। घोड़ा शब्द पे क्या क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पहले घोड़ा लिखा हुआ था, जैसे आपने इसका वचन चेंज किया तो आपको यहाँ घोड़ा लिखने से आपका काम नहीं चलेगा, यानी संज्ञा के शब्दों पे प्रभाव वचन का पड़ रहा है, तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, घोड़े। क्या लिखना पड़ेगा, घोड़े तेज दौड़ते हैं, तब जाकर के वाक्य आपका सही बनेगा। तो ये संज्ञा है। संज्ञा के बाद में सर्वनाम है। तो सर्वनाम में जैसे आपको पता है सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, मैं, हम, है ना, ये सर्वनाम होते हैं। तो इस प्रकार के अपन कुछ उदाहरण ले सकते हैं, उसको मैं बिठा रहा हूं। तो यहाँ जो विकारी शब्द है सर्वनाम है, तो सर्वनाम है जैसे मैं है, तो मैं का क्या हो सकता है, मेरा, मेरे, मेरी, ये सब, ये क्या, ये परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे आप मैं शब्द है, इस पर जब वचन लिंग कारक किसी का प्रभाव पड़ेगा तो ये इसमें क्या होंगे, बदलाव। जैसे उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हैं, मैं विद्यालय जा रहा हूं। आपसे ये वाक्य, सामान्य वाक्य ले लिया अपन ने, मैं विद्यालय जा रहा हूं। तो या मैं क्या है, यहाँ पे सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। अब आपको कह दिया गया कि इसको आप, ये एक वचन में है, आप इसको बहुवचन में लिखें। क्या लिखें, आप इसको बहुवचन में लिखें। तो यदि आपको बहुवचन में लिखना है तो आप ऐसे थोड़ा लिखोगे, मैं विद्यालय जा रहे हैं, तो फिर ये आपके सही नहीं होगा। फिर आपके क्या हो जाएगा, मैं विद्यालय जा रहे हैं, ऐसा नहीं लिख सकते आप। क्यों, क्योंकि ये विकारी शब्द है, इसलिए जब इस पर वचन परिवर्तन करने का जब प्रभाव पड़ेगा तो आपका मैं लिखने से काम नहीं चलेगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा, हम। क्या लिखना पड़ेगा, हम लिखना पड़ेगा कि हम विद्यालय जा रहे हैं। तो इस तरीके का आप कई वाक्य सर्वनाम पे बना सकते हो। तो ये संज्ञा है, वो विकारी शब्द है, क्योंकि संज्ञा के जो शब्द होते हैं उन पर लिंग वचन कारक जब भी उनमें परिवर्तन होता है, आप लिंग बदलोगे, वाक्य का कारक बदलोगे या काल बदलोगे, जो भी बदलोगे, तब इन शब्दों पे क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, ये शब्द बदल जाते हैं। तो यहाँ अपन ने संज्ञा देख ली। संज्ञा के बाद में ये सर्वनाम के अपन ने एक उदाहरण देखा, और देखना चाहे तो और देख सकते हैं। ये भी मिटा देता हूं। अब जैसे वह गांव जा रहा है, आपने वाक्य ले लिया उदाहरण के तौर पे, वह गांव जा रहा है। अब आपसे कहा गया कि ऐसे करो भैया, इसको आप बहुवचन में बदल दो। तो वह का बहुवचन, अब आप यहाँ ये लिखोगे कि वह गांव जा रहे हैं, तो ये फिर वाक्य आपका सही नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको उसको वह को बदलना पड़ेगा। ये सर्वनाम है, जब आपने इसका वचन बदला तो उस पर प्रभाव पड़ा, और प्रभाव पड़ने की वजह से ये खुद बदल जाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा कि वे गांव जा रहे हैं, तब जाके के आपका वाक्य सही होगा। उसी तरीके से आपके ये विशेषण है, तो विशेषण में भी, विशेषण आप सब समझते हो, ऐसे शब्द जो शब्दों की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विशेषण। जैसे मान लो आपने वाक्य ले लिया, रमेश अच्छा विद्यार्थी है ना। आपने वाक्य ले लिया रमेश। अभी अपन किसका देख रहे हैं, उदाहरण विशेषण। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी वाक्यों की तो कोई सीमा नहीं है, अथाह है, जितना आप पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको पता चलेगा। बाकी ये आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि रमेश अच्छा विद्यार्थी है। अब ये एक वचन में लिखा हुआ है और आपको कह दिया जाए कि आप इसका लिंग परिवर्तन करें, या मान लो आपसे कहा जाए कि वचन परिवर्तन करें। क्या परिवर्तन करें, वचन परिवर्तन करें। तो जैसे मान लो यहाँ रमेश लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ लिख दिया सीता। या विशेषण क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए, विशेषण क्या है यहाँ पे, अच्छा। क्या है, अच्छा। अब मैंने, अगर ये सीता है, इसके लिए भी अगर यही शब्द काम में आता है तो इसका मतलब वो अविकारी शब्द होगा, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होगा। ये विद्यार्थी लिख सकते हो आप,
विद्यार्थी है। अब सीता है, यहाँ आप अच्छा लिखोगे तो आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि वाक्य फिर आपका सही नहीं बनेगा। सीता अच्छा विद्यार्थी है ऐसा नहीं लिख सकते आप। क्यों? क्योंकि ये विशेषण है, विशेषण विकारी शब्द है, इसलिए जब भी लिंग परिवर्तन होता है या वचन परिवर्तन होता है या काल परिवर्तन होता है तो इन पर इस पर प्रभाव पड़ता है। तो अच्छा का यहाँ क्या हो जाएगा, यानी सीता अच्छी विद्यार्थी है। तो इस तरीके से ये जो ऐसे जो शब्द होते हैं, जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, उन पर भी लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा एक चीज और रहेगी अपने क्रिया। तो क्रिया में आप देख ही रहे हैं, क्रिया में तो वैसे बदलाव होना ही है। जैसे कोई भी क्रिया ले लो आप, जैसे आप ले लो महेश, महेश खेल रहा है। महेश क्या कर रहा है? खेल रहा है। आपने उदाहरण ले लिया कि महेश खेल रहा है। अब आपको इसका लिंग परिवर्तन करने का कहा जाए, मान लो किसी लड़की का नाम लिखे आप यहाँ पे, है ना, तो लिंग परिवर्तन करने को कहा जाए तो आपको कह दिया गया कि कोमल, कोमल खेल रहा है। सही है क्या वाक्य? आपको खुद को भी अटपटा लग रहा होगा, महेश खेल रहा है ये तो सही है, लेकिन कोमल खेल रहा है, ये यहाँ क्रिया है। ये क्या है? ये क्या है? क्रिया है। तो यहाँ ये जो क्रिया है, जैसे हमने इसमें कुछ बदलाव किया, महेश की जगह हमने कोमल लिख दिया, केवल हमने नाम चेंज किया, लिंग परिवर्तन कर दिया। ये पुल्लिंग का था और इसको हमने किसमें कर दिया? स्त्रीलिंग में कर दिया। ठीक है, स्त्रीलिंग में करने की वजह से अब कोमल खेल रहा है, ये वाक्य सही नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा? कोमल खेल रही है। तो इस तरीके से ये आपके विकारी शब्द है। इसके अपन ने कुछ उदाहरण देखे और समझने की कोशिश की। 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो ये आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा विकारी नहीं है। आपको दे देंगे संज्ञा, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। सीधे प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछे गए, आगे भी पूछे जाएंगे, इसी तरीके से सवाल बनेंगे। तो इस पर आप थोड़ा ध्यान दें। और उसके बाद में आपका अगला है अविकारी। प्रयोग के आधार पर अविकारी, इसको अपन देखेंगे। वैसे आज समय काफी हो गया है, इसलिए अब इस क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे। आगे अपन अगली क्लास में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे इतना ही निवेदन रहेगा कि हमारा जो चैनल है इसे आगे से आगे आप शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। और हम चाहते हैं कि राजस्थान में दूर दराज जो बैठे हुए विद्यार्थी है उनको इसका फायदा मिले और आप उस मुहिम में जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।